हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व की। तो कल जो था मेरे प्यारे बच्चों, कल हम आपका देख रहे थे जो हमारे घुमंतु लोग हैं, जो चारवाहक जो आपके लोग हैं, उनकी स्थिति को हम लोग पढ़ रहे थे। और इसी स्थिति को हम लोगों ने आपका पढ़ते हुए हमने जो है पहाड़ में जो है बेसिकली जो आपके हिमालय में जो आप घुमंतु जातियां हैं उनके विषय में पढ़ा हमने। गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, इन सब के विषय में देखा। और उसके साथ हम देख रहे थे कि जो आपके प्लेट्यू रीजन पर हैं, जो आपके पठारी क्षेत्र पर जो आपका रह रहे हैं, वो लोग कौन है। महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में क्या ऐसे लोग हैं या केवल आपका पहाड़ी क्षेत्रों में ही ऐसे लोग जो है मिलते हैं, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा गौर करके जो है हम लोग इसको देख रहे थे और गौर करके इसकी हम लोग आपका बात कर रहे थे। क्लियर है? इतना हम लोग आपका इसमें अच्छे से देख चुके हैं और आपका बात भी कर चुके हैं सबको एक एक करके। ठीक है, तो पीछे जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी चीज आपको समझ ना आई हो, लेक्चर के अंतर्गत आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपकी। पूछ लीजिए। आधुनिक आपका चरवाहा के रूप में हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे और हमने बुग्यालों के विषय में पढ़ा है। बुग्याल क्या है? ऊंचाई पर घास के मैदान, घास पाई जाती है पहाड़ी पर, तलहटी पर, हमने उसको बुग्याल कहा है। देख लिया इतना? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी बच्चों? ठीक है, अब देखिए, तो हमने बुग्याल को देखा कि बेसिकली बुग्याल कहाँ मिलता है, जो हमारा गढ़वाल हिमालय है और खासकर गढ़वाल में भी जो आपका पूर्वी गढ़वाल है उसमें हमारे बुग्याल जो है मिलते हैं। और बुग्याल क्या है? ये घास है बेसिकली, जो पहले बर्फ से ढकी रहती थी और उसके बाद क्या बन गया आपका, इन्हें हमने बुग्यालों के रूप में देखा कि कैसे आपके बुग्याल होते हैं। क्लियर है? अब कह रहे घुमंतु चारवाहे और उनकी आजीविका के विषय में पढ़ा कि आप किसे को कहेंगे कि ये हमारे घुमंतु हैं, चारवाहे हैं ये, और उनकी आजीविका कैसी है, इस सब के विषय में देखा हमने। गुज्जर बकरवाल समुदाय को देखा कि वर्तमान स्थिति क्या है इनकी। ठीक है, ये देख लिया और यहाँ तक हम स्थिति को पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। और पास के ही पहाड़ों में जो हमारे पास हमारे जो आपका चरवाहे हैं, जो आपका जानवरों को सामुदायिक रूप में जो आपका चरते हैं, उनके विषय में भी हमने पढ़ा। और इन्हीं को हमने गौर करके देखा कि ये लोग जब आपका ऋतु प्रवास करते हैं, बेसिकली गर्मियों के दिनों में ये पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाते हैं और आपका शीतकाल के दौरान जो हमारा हिमालय, शिवालिक हिमालय में, उसमें आकर अपना डेरा बनाते हैं, क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ने लगती है। जो चारवाहे हैं, जो चारगाह हैं, वो आपके उन पर बर्फ पड़ जाती है। उसके बाद ये ऊन उतारने की बात की तैयारी करते हैं और हिमाचल में एक जगह है पालमपुर। ठीक है, और पालमपुर जो है आपका उल्हाल घाटी में पड़ता है। तो वहां पर कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको इसमें बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। ये देख लिया? ठीक है, और इस पर आप बात करोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा किस तरह से ये अपने जानवरों की ऊन उतार रहे हैं। इनका ऊन को जो है आपको इसमें दिखाई देगा, ऊन का। ठीक है, अब देखिए पठारों और मैदानों और रेगिस्तानों की क्या स्थिति है, ये स्थिति बेसिकली आपको दिखाई देगी। और इसके बाद आप अच्छे से देखिए किस तरह से आपका राजस्थान, रेगिस्तान या पठारी क्षेत्रों में लोग अपने जानवरों को ले जाकर, भेड़ों को, मवेशियों को ले जाकर किस तरह से उनको चारा उपलब्ध कराने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। आप इनको अच्छे से गौर करके देख सकते हो और यहाँ आपको बड़े स्पष्ट रूप में आपको दिखाया गया है। क्लियर है? याद रहेगा इतना? तो यहाँ तक इनको बड़े अच्छे से दिखाया है। क्लियर है?
ध्यान रहेगा। आगे बढ़े। अब देखिए, तो इतना तो हम इसमें देख चुके थे, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम इनको जानने की कोशिश करते हैं कि जो भेड़ वगैरह है वो गीले मौसम में कैसे काम करती हैं, ठीक है। गीले मौसम में जो है भेड़ आपका वहां नहीं रह सकती, जो आपका गीला मौसम है। कहाँ रह सकती है? सूखे मौसम में, क्योंकि उसके बालों में पानी भर जाता है, इसलिए उसे मानसून वाले क्षेत्र से हटाना होता है और कोंकणी तलहटी क्षेत्र में सूखे क्षेत्र की तरफ उनको बेसिकली आपका लौटना होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं गोला समुदाय के लोग भैंस पालते हैं, कोरबा के लोग भेड़ बकरी पालते हैं, हाथों में कुम्मल पालते हैं, जंगल में छोटी छोटी चीजें, ये सारी चीजें हमको क्या है देखने के लिए बेसिकली आपका मिलती हैं और ये सब हमको बड़े अच्छे से दिखाई देते हैं। और चरवाहों का एक जाना पहचान नाम है जो मैंने कल आपको बताया था, बंजारे। देखिए पहले बेसिकली गांव में लोग घूमते रहते, हम उनको अलग अलग लोकल भाषाओं में कुछ और नाम से भी जानते हैं। ये बंजारे हैं। ये गांव में एक अपनी पूरा सामान एक बैल बुग्गी में गाड़ी में भरकर सारे सामान के साथ ही गांव में चलते हैं, एक गांव दूसरे गांव में रहते हैं, लोहे के सामान वगैरह बनाते हैं, उसको बेचते हैं, उसी से अपना गुजर बसर क्या है ये लोग आपका करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, ये ऊंट के साथ कैसी स्थिति है ये यहां तक हम देख चुके हैं। और पश्चिम में बोलतारम का एक मेला लगा हुआ है, इसको हमने देख लिया। पुष्कर का जो आपका मेला है हमने उसको देखा, और कैसे व्यक्ति घर में बैठे हुए हैं इसको पूरा हम लोग आपका देख चुके थे। और चारवाह की तलाश में मालधारी कैसे गांव से दूर चले जाते हैं अपने भेड़ और बकरी के लिए, आप इसके अंतर्गत बहुत अच्छे से आप इन पर गौर करके देख सकते। क्लियर है? यहां तक देख लिया। अब मेन आज जो हमको चैप्टर शुरू करना है वो ये है, ये तो रहा हमारा पूरा रिवीजन पूरे आपके चैप्टर का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, औपनिवेशिक शासन और चारवाहों का जीवन। देखिए जब तक हम पिछला अपना रिवीजन या आपका रिकॉल नहीं कर लेते तो हम आज के चैप्टर से लिंक नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको हमेशा जब भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको जो मैंने कल पढ़ाया उसका मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ में रिवीजन करा दूं, और हम ताकि आज के चैप्टर से उससे लिंक कर पाए। देखिए जैसे ही हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, वन रहने वाली जितनी भी जनजाति थी या आदिवासी लोग थे, ब्रिटिश सरकार जब आ गए थे यानी कि औपनिवेशिक शासन जब आ गया था तो उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ हमने उनको एक एक करके बड़े अच्छे से देखा। तो ऐसे ही जब औपनिवेशिक काल आया तो जो आपके क्या थे, चरवाहे थे, या फिर जो लोग अपने जानवरों को चराने बाहर जाते थे, चरवाहों का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ या फिर उनके जीवन में क्या बदलाव आया, आज हम लोग इसी लेक्चर के अंतर्गत ये सब सारी चीजें जानने का इसके अंतर्गत आपका प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए, उनके चरगाह सिमट गए, इधर उधर आ जाने अनजाने में बंदिशें लगने लगी और उनसे लगान वसूला जाता था, उसमें भी वृद्धि हुई। खेत में उनका हिस्सा घटने लगा, उनके पैसे और हुनर में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बुरा असर पड़ा। क्यों पड़ा होगा? क्योंकि जब जो आपके चारगाह थे जंगल वाले क्षेत्रों के, वहां क्या हो गया, लोगों का अधिकार हो गया, उस पर आपकी जिम्मेदारी ईमानदारी प्रथा लागू हो गई। तो जो आपके चारगाह बहुत बड़े फ्री थे वो क्या हो गए, आपके संकुचित हो गए, छोटे हो गए, और उससे क्या हुई, इन सब चीजों वृद्धि हुई और खेती का हिस्सा जो है वो भी आपका घटने लगा। अब उनके पैसे और जो हुनर था उसमें क्या हो गया, बुरा असर आपका दिखाई देने लगा। क्या दिखाई देने लगा? बुरा असर। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारवाहों की जमीन में तब्दील कर लेना चाहती थी। कह रहे जो चारवाह है वो क्या कर रही थी, जो उनकी जमीन थी वो उसमें आपका तब्दीली यानी कि वो बदलाव चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत था। कह रहे जो उसके उससे जो चीजें मिलती थी उसका एक बहुत बड़ा आपका स्रोत था। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक स्रोत था।
खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से किसान की आय और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और खेती हर चीजों में भी उत्पादन में इजाफा हो गया, जिससे इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरतें रहती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। मेरे जो जमीन के लोग थे, जो काम थे, उन लोगों को कोई भी ऐसा जो आपका मतलब था वो कोई खास समझ आपका नहीं आ रहा था। अंग्रेजी जमीन को बेकार मानते थे। कह रहे जो अंग्रेज थे ऐसी जमीन को आपका बेकार मानते थे कि ये किसी काम की नहीं है, उसकी खेती के लायक बनाना जरूरी है। और कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया कि ऐसी जमीन को अगर हम लोग खेती के लायक आपका बना देंगे, तो इस बात को ध्यान में रखकर 19वीं सदी, यानी कि जितनी भी भौगोलिक आपका परिवर्तन हो रहे हैं राजनीतिक रूप से, वो सब 19वीं सदी से ही शुरुआत मानी जाती है। और कह रहे देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि के विकास का नियम बन गया। अब जो गांव में जो आपकी ग्राम समाज की भूमि जानते हो, जो आपका सरकार ने दी है प्रति भूमि, ये प्रति भूमि का चलन बेसिकली यहां से शुरू हुआ। ठीक है। और इन कायदे कानूनों को जारी रख सरकार ने गैर खेतियार जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंप दी। अब एक कायदा कानून बनाया और जिन लोगों के पास आपका क्या थी, जमीन नहीं थी, उन लोगों को ये जमीनें आपका सौंप दी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए किया गया और जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे लोग गांव के मुखिया बना दिए गए। और ऐसे क्या कर दिए गए, जो गांव के लोग थे उनको क्या कर दिया गया, आपका मुखिया बना दिया गया। ज्यादातर जमीन चारगाहों के नियमित रूप से इस्तेमाल से की जानी थी। इस तरह खेती के फैलाव में चारगाह सिमट गए और चारगाहों की समस्या पैदा होने लगी। अब जो चारगाह थे हमारे चरवाहों के लिए, जहां पर अपने जानवरों को चलाने जाते थे, अब वो खेती के लिए लैंड यूज हो रही है, तो क्या होगा, वो चीजें सिमटेंगी, क्योंकि अब क्षेत्र कम बचा है और जो हमारे आपका चरगाहें हैं वो सारे उतने बराबर हैं। और चरवाहों के लिए अब क्या हो गई थी, समस्या पैदा हो गई थी। ये पहली बात थी हमारे चरवाहों की। दूसरी बात क्या थी, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगा। अब क्या हो गया कि जो वन फॉरेस्ट था वो भी पारित किया, और इस कानून की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार, साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। अब हमने कल देखा था एक अधिनियम आया था, क्लियर है, 1865 का, और उसमें क्या कर दिया गया था, वनों के साथ, वनों में सरकार ने कानून बनाए और आरक्षित संरक्षित वन और ग्राम वन उनको घोषित कर दिया। और जहां पर आपका देवदार के वृक्ष थे और जहां साल के वृक्ष थे, कई ऐसी कीमती जो लकड़ी थी जो आपकी पैदा होती थी, इन जंगलों में चारगांव को घुसने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी और कई जंगल को संरक्षित घोषित कर दिया। तो भौसों को रिजर्व और भौसों को सेफ प्रोटेक्ट में घेर दिया। इन जंगलों के चारवाहों को चारवाही में कुछ परंपरागत अधिकार दिए गए, ठीक है, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी और औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशु के चरने और छोटे जंगली पौधों और पेड़ों के नई खोपले नष्ट हो जाती हैं, और उनकी राय में चरवाहों ने रेवड़ छोटे छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपल को खा जाते हैं, जिससे पेड़ों का बढ़ना रुक जाता है। इनका ये मानना था कि जो आपके चरवाहे के जो जानवर हैं जंगलों में जाते हैं, जो पेड़ आपका बड़ा हो रहा है उसकी जो यानी कोपल निकलती है उसको जानवर खा जाते हैं, तो पेड़ की ग्रोथ नहीं होती। और फिर छोटे मोटे पेड़ हैं तो जो जानवरों के नाखून है, पैर के खुर हैं, उनसे वो नष्ट हो जाते हैं और कोमल चीजें आपकी पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, और जिससे क्या होता है, आपका पेड़ विकास नहीं कर पाते। तो इस वजह से उन्होंने आपका इन पाबंदियों को रखा। वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें जंगलों से जाने में रोक दिया गया। पहले मवेशी के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत, जिनके क्षेत्र में प्रवेश की छूट थी, वहां पर उन्हें आपकी कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगल में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था, यानी कि जिस जंगल में वो सदियों से घूमते आए हैं
ठीक है। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो जंगल में आपका परमिट लेना पड़ेगा। जंगल में उनका प्रवेश वापसी की तारीख से पहले तय होता था और वहां जंगल में बहुत कीमती कीमती दिन बिता सकते थे। अब चरवाहा जंगल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वो चारे का काम कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों ना हो, घास तरफ घनी हरियाली हो, इसलिए उन्हें निकलना पड़ता था, क्योंकि अब जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी परमिट के अधीन थी। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है। अगर वो समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर क्या है, पेनल्टी थोप दी जाएगी। तो ये स्थिति थी जिसने उनके, अभी एक नियम और पढ़ेंगे, तीसरा नियम है, चौथा नियम है। तो ये चार हैं जिस तरह से उनका मेन जो आपका जीवन है वो आपका प्रभावित हुआ है। तो आप फिलहाल इतना देख लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी लग रही है, कोई चीज समझ नहीं आई है, मुझसे पूछिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे चलिए। अब तीसरा जो इसमें पॉइंट है उसको देखिए। कह रहे हैं जो अंग्रेजी अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी, जितने भी घुमंतु लोग थे वो लगता था कि सभी जासूस हैं और एजेंट हैं। ये लोग हर मौसम में अपनी रिहाइश बदलकर वे चारवाहों पर यकीन नहीं था। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों में उनके अधिकार तय हों। इस तरह से उनकी आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज्यादा आसान होगा, कि अगर हमको पहचान रहेगी और उनका नंबर पता रहेगा कि कितनी आबादी है और गांव में रह रही, तो हम उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक जगह टिक कर रहती है, ऐसे लोगों को शांति प्राय और कानून का पालन करना माना माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था, कि जो लोग गांव में रहते हैं और शांति से रहते हैं, कानून का पालन करते हैं, वो ठीक है, बल्कि जो लोग बाप के घुमंतु प्रवृत्ति के, वो सब क्या है, अपराधी हैं, इसलिए वो घूमते रहते हैं। और 1781 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल आपका ट्रिब्यूनल एक्ट को पारित किया। अब ये एक्ट लिया है एक, CTA, ठीक है। अब क्या आ गया, CTA आ गया। और इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चारवाहों के लिए बहुत सारे मुकदमों को, मतलब बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रखा गया। उन्हें आपका कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। यानी कि चाहे किसी ने कुछ किया है नहीं किया है, अगर कोई भी इस तरह से घूमता पाया गया और शक लगा, तो वो क्या हो गया, वो समुदाय के लोग अपराधी हो गए। अब कह रहे हैं कि ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अनुसूचित जाति गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया। उनका बिना परमिट आवाजाही रोक लगा दी और ग्राम पुलिस पर उनकी सदा नजर रखने लगी। जो आपकी ग्राम्य पुलिस थी, उन्होंने क्या कर दिया, उस पर नजर रख दी। ग्राम पुलिस में कौन था, मेनली चौकीदार होता था। हर एक गांव में चौकीदार नियुक्त था। अगर आप ढूंढोगे तो आज भी आपको हर एक गांव में चौकीदार मिलेगा। और काम क्या था कि गांव में कोई भी घटना होगी, कोई भी रिपोर्ट लिखी जाएगी, तो पहाड़ों में अगर कोई जाएगा पटवारी के पास, तो गांव के चौकीदार को लेके जाते थे। क्लियर है। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, ध्यान दीजिए, वो क्या है, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। इसके पीछे जितनी भी मंशा थी वो कुछ नहीं थी, केवल एक थी कि कुछ भी हो हमको लगान ज्यादा चाहिए ताकि हमारा लाभ सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजें, यहां तक कि मवेशियों पर भी छूट लगाने का ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया। जब क्या होगा कि खरीद फरोख्त की चीजों पर, मवेशियों पर भी टैक्स लगेगा। आप जो बेचते हो ना, जानवर लेते बेचते हो, इस पर टैक्स लगाएंगे। चारवाहों से चारवाहों के चरने के लिए एक एक जानवर पर टैक्स वसूला जाएगा। जो चारवाहे हैं और अपने जो जानवरों को बाप का चराने के लिए ले जाते हैं, अब उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। और देश के ज्यादातर चारवाही इलाकों में 19वीं सदी के माध्यम से ही
भाई टैक्स लागू कर दिया गया है और प्रति मवेशी टैक्स दर तेजी से बढ़ती गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगकर ठेकेदारों को सौंप दिया गया। अगर आपको भैया कोई व्यक्ति है जो आपका ठेकेदार बनकर टैक्स वसूलना चाहता है तो वो आइए और अपनी बोली लगाइए और बोली लगाकर अपना टैक्स अपने कब्जे में करिए और टैक्स वसूलिए। यानी कि हर क्षेत्र पर आपका अब टैक्सेशन थोप दिया गया, यानी कि कर लगा दिया। तो कर किसको मिलेगा? अगर हम लोग 10 लोग खड़े हैं मान लीजिए, तो 10 लोगों को बोली लगानी होगी कि इस क्षेत्र में जितने भी चारवाहा हैं, जितने भी जानवर आपका मवेशी बिकते हैं, सरकार ने इसकी बोली रखी है 10,000 रुपए आपको साल भर का भरना है। तो मैं कहूंगा कि मैं आपको 10,500 दूंगा, 10 कहेगा 10,000, मैं आपको 4 मतलब 600 दूंगा, तो अगला 11,000। जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाएगा उसको उस क्षेत्र का 1 साल का कर संग्रहण करने का मौका दिया जाता था। ठीक, ठेकेदार पानी के लिए ज्यादा सरकारों को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने, साल भर से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। अब ठेकेदार क्या थे? सरकार के मालिक हो गए। अब सरकार ने बोला भैया इतना चाहिए, और वो क्या करते थे? दुगना तिगना टैक्स वसूलते थे, क्योंकि उनको भी अपना मुनाफा कमाना है और जितना उनका मन करा उन्होंने उतना टैक्स वसूल लिया। तो 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कर दरों के माध्यम से चरवाहों पर कर वसूलना शुरू कर दिया कि भैया आप क्या करेंगे, जितने भी हमारे आपके चरवाहा हैं उन सबको टैक्सेशन के अंतर्गत रखो और बिना टैक्स के किसी को भी मत छोड़ो। अब हर एक चरवाहा को अपने पास जारी कर दिए और किसी भी चरवाहा में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। यानी कि आपके पास एक प्रमाण पत्र या पास होगा, उसी को आप दिखाएंगे और उसी से एंट्री होगी चरवाहों के साथ जानवर हैं और कितना टैक्स चुका सकते हैं, इस बात का उन्हें कर्जा दे दिया है। ये सारी चीजें उन पर डिपेंड। कोई क्वेरी है तक किसी बच्चे की? अब देखिए कैसे जनजातियों को प्रभावित किया, उनके वनाधिकारों को छीना। अब कैसे हमारे जो आपका चरवाहा है, सोचिए, जो अपना जीवन यापन करने के लिए जानवरों पर ही निर्भर है, वो भी अब टैक्स चुका रहे हैं। ये आपकी कराधान यानी कि टैक्सेशन को बोलते हैं कराधान, उन पर कर लगाने की विधि कैसे सोची और कैसे लोगों को आपका प्रभावित किया, आप इसमें बहुत अच्छे तरह से देख सकते हैं। चलिए अब दूसरा है, इन बदलावों ने चारवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। अब आपके पर कर लगा दिया गया, टैक्सेशन लगा दिया गया, ठीक है, और आपने उसको अदा भी किया या अदा कर रहे हैं, तो आपके जीवन में कुछ तो बदलाव होगा। आपकी सेविंग कम होगी, जो पैसा ज्यादा आने वाला वो कम आएगा। कुछ और परिवर्तन होंगे, कुछ आपके विद्रोह होंगे, क्योंकि लोग मना करेंगे देने से, जिस चीज को फ्री में कर रहे थे उनको पैसा देना पड़ेगा। तो कुछ झड़पें होंगी, कुछ हिंसक गतिविधि भी हो सकती है। तो ऐसे इतिहास को, ऐसी जानकारी को आइए हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ने से पहले पीछे का अगर कोई भी डाउट, कोई अब क्वेरी है छोटी मोटी, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम इस पर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, कह रहे कि इन चीजों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी हो गई। यानी कि जो चीजें बहुत ज्यादा थी, आपका चारागाह, अब वो क्या हो गया, बहुत कम मात्रा में। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदल दिया गया। जितने भी खाली पड़े आपकी जमीन थी उसमें किस में बदल दिया? खेतों में। क्या होगा? खेतों में बदले जाएंगे तो क्या होगा? उस पर खेती होगी, खेती होगी तो हमको कर मिलेगा, राजस्व मिलेगा। अंग्रेज क्या सोच रहे थे? हर तरह से अल्टीमेट उनका प्रॉफिट होना जरूरी था, वो अपने लाभ को देख रहे थे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गडरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगल में पहले ही जैसी आजादी नहीं चला सकते थे। यानी कि जितना उनको फ्रीडम पहले मिला हुआ था वो अब सब इनका जा चुका है, अब कुछ नहीं। चारगाह खेतों में बदलने लगे, बचे कुचे चारगाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि
चारगाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चारवाह अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चरगाह में रहते थे और उसके बाद किसी और चरगाह के इलाके में जाते थे। अदला बदली की वजह से पिछले चारगाह भी फिर से हरे भरे हो जाने लगे, लेकिन चारवाहों की आवाजाही पर आपका बंदिशें यानी कि बंदिशों और चारगाहों में बेहिसाब इस्तेमाल से चारगाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा और फलस्वरूप जानवरों की सेहत में और तादाद में भी कमी गिरने लगी और चारे की कमी जब तड़प पड़ने लगी तो अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। अब आपका जानवर खाने के लिए इतना पर्याप्त नहीं था, तो अब जानवरों में अकाल जैसी स्थिति आ गई। जो पहले केवल इंसानों के लिए था कि भैया अब आपका फसल पैदा नहीं हो रही, अनाज नहीं हो रहा, तो जो किसान है, जो आम जनता भूखी मर जाएगी, लेकिन अब सब कुछ होते हुए भी अब क्या नहीं है, अब जानवर आपका भूखे मर रहे हैं। अब देखिए चारवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। आखिर में जो चारवाह थे उन्होंने इसका सामना कैसे किया, देखिए ये आपको दिखाई देगा। इन बदलावों पर चारवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। अब देखिए अब लोगों ने क्या दिखाई, जितने भी चारगाह चरवाए थे उनकी प्रतिक्रिया यानी कि कुछ रिएक्शंस उनके सामने आए। कुछ चारवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या कम कर दी। कुछ ने कहा छोड़ो प्रभु, अब तो ये सब कुछ हो ही गया है, रहने दो, अब हम ज्यादा जानवर नहीं रखते, संख्या कम कर लेते हैं। बहुत सारे जानवरों को चरने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे। जब पुराने चारगाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरगाह ढूंढ लिए। कुछ तो आपका नए निकल गए और ऊपर की तरफ की छोड़ो, जहां तक ये अंग्रेज पहुंच भी ना पाए वहां चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऊंट भेड़ बकरी पालने वाले राय का 1947 के बाद उन्होंने ना तो सिंध में दाखिल हो सके और ना ही आपका सिंध नदी के किनारे वाले जानवरों को आपका चरा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा ने उस तरफ से जाने वालों को रोक दिया। जब भारत और पाकिस्तान की रेखा खींच गई तो लोग इधर आ सकते थे, ना उधर जा सकते थे। जाहिर है कि अब जानवरों को चरने के लिए नई जगह ढूंढनी है। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे हैं, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में अपने मवेशियों को क्या कर सकते थे, वो चरा सकते थे। इस समय खेतों को खाद की जरूरत होती थी और जानवरों के मल मूत्र से उनको वो खाद भी मिल जाती है। और वहां क्या करती है, आपका धान करते हैं, मूंजी करती है, चावल की खेती होती है, तो उसके ठूंठ बचते थे, उनको खाते थे और वहीं अपना मल मूत्र छोड़ते थे, वो उनको कंपोस्ट खाद के रूप में मिलता था। अब कह रहे समय गुजरने के साथ साथ धनी चारवाहे जमीन खरीद कर एक जगह बस गए। अब जिनके पास कुछ पैसा था, कुछ आपकी सेविंग थी, उन्होंने क्या कर लिया, जमीनें खरीद ली और वहीं जाकर वो आपका बस गए और कुछ समय बेनियमित रूप से खेती करने लगे। जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चारवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था वे रसूखखोरों के यहाँ ब्याज पर कर्जा लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुत के मवेशी से हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते हुए आपको दिखाई दे रहे। कुछ लोग उसमें वहीं आपका मजदूर बन गए जो समय के साथ उनके साथ आपका नहीं चल पाए। ठीक है, और इस सब के बावजूद चारवाहों ने न केवल आज भी जिंदगी है, बल्कि हाल ही के दशकों में कई जगह तो इनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। अगर फिलहाल देखो तो बहुत सारे जो इनके बदलाव हैं इनके जीवन में वहां आपको दिखाई देंगे। जब भी किसी इलाके में चरवाहों को दाखिल पर रोक लगी थी तो वहां अपनी दिशा बदल सकते थे, रेवाड़ छोटा कर दिया, नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए काम धंधे भी करने लगे, यानी कि तरीका बदला। अपनी जो रेवाड़ यानी कि जो बहुत बड़े उनके साथ जत्था उनके जानवर थे उनको कम कर दिया, कुछ अपने मिजाज यानी कि अपने नेचर को परिवर्तन किया और कुछ उन्होंने नए काम धंधे सीख लिए। बहुत सारे स्थिति वैज्ञानिक मानते थे कि सूखे इलाकों में पहाड़ों की जिंदगी रहने के लिए चरवाहों को सबसे व्यवहारिक रास्ता है।
यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो व्यवहारिक क्या है कि आप देख लें और जी लें किस तरह से उनको। बहुत सारी परिस्थितियां वैज्ञानिक मानते थे कि सूखे इलाकों में, पहाड़ों में जिंदगी रहने के लिए चरवाहे में सबसे ज्यादा व्यवहारिक रास्ता है, कि सबसे ज्यादा क्या है, व्यवहारिक रास्ता जो है आपका यही है। अब कह रहे हैं कि बहरहाल चरवाहों पर इस तरह का बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपा गया, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानून, बसावट के नए तौर तरीके और उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलाव के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढर्रा बदलने पर मजबूर किया। जिस तरह से जीवन में मॉडर्नाइज हो रहे थे, आधुनिक दुनिया में परिवर्तन आ रहे थे, उन्होंने अपने अंदर के बहुत सारी चीजों को, ढर्रा मतलब होता है कोई पैटर्न चल रहा है, तुम्हारा मन नहीं है, जबरदस्ती उस पर चलना होता है, उसको बोलते ढर्रा, तो वो जबरदस्ती उस ढर्रे पे चलने लगे। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए होंगे। कह रहे हैं कि चलो ये तो भारत की स्थिति है, अगर हम विश्व में बात करें तो उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए होंगे, बताइए बच्चों, कौन बताएगा कि अगर ऐसे और जगह भी क्या ऐसी कोई स्थिति आई होगी। अब हमने इंडोनेशिया के विषय में पढ़ा था, हमने ब्राजील के विषय में पढ़ा, हमने अफ्रीका के विषय में पढ़ा, हमने मलाया प्रायद्वीप के विषय में पढ़ा था, क्या वहां ऐसी दिक्कतें आ रही थी या नहीं आ रही थी? चलिए कौन बच्चा बताएगा। और साथ ही साथ में ये देखिए कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आया, कैसे उन्होंने सामना किया, इसको पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इतना हम लोग फिलहाल इसके अंतर्गत इन सारे बदलावों को देख चुके हैं, और कल हम देखेंगे अफ्रीका के चरवाहों का जीवन। जिस तरह से हमने 1 चैप्टर में आपका इंडोनेशिया के विषय में पढ़ा था, ऐसे ही चरवाहा में हम इनका जीवन देखेंगे, किसका, अफ्रीका में, कि क्या केवल इफेक्ट भारत में ही था या और देश और दुनिया में भी इसका जो आपका प्रभाव था वो उससे जूझ रहे थे। इन सब के विषय में हम लोग कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम गौर करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है पुराने में, किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, पूछ लीजिए मुझसे मेरे प्यारे बच्चों। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, पूछिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल जो आज का इस लेक्चर है हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने चरवाहों के जीवन को अंग्रेजों कानून ने कैसे प्रभावित किया, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, कैसे बदलाव हुए, हमने देखा। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।